आज हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है, और ये आपका पूरा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर डिपेंड होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ए क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग बिटवीन 5 बार एंड 20 बार एक्सट्रैक्ट 144 मिली जूल पर आवर। द एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट द 6 डिग्री टेम्परेचर and the expander at 20 degree Celsius. The unit operates at 320 rpm. Calculate by assuming isentropic compression and expansion. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, आप देखो कैलकुलेट बाय द एज्यूमिंग, मतलब आपको ये इस तरीके से समझकर कैलकुलेट करना है कि ये प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। जो कि आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता था, मैंने आपको पीवी डायग्राम में समझाया था, जो कि आपका 1 से 4 के जो प्रोसेस होता है वो आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो उसी में आपको ये सॉल्व करना है, जहाँ पर आपको प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो हीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कि आपका मिली जूल पर आवर में है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या क्या निकालना है, वो चीज़ें देख लेते हैं। पावर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग टू ऑपरेटिंग दिस यूनिट, आपको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी इस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए। एंड बोर ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर का बोर कितना होगा, मतलब डायामीटर कितना होगा, ये आपको निकालना है। और नंबर लास्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इन टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डे। आपको रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी निकालनी है पूरी यूनिट की, वो भी टन की फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके साथ साथ आपको कुछ और डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो फॉलोइंग डाटा। स्ट्रोक फॉर डबल एक्टिंग कंप्रेसर, तो आपको ये डबल एक्टिंग कंप्रेसर होगा। और यहाँ पर एक्सपेंडर की लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है 300 mm। और मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, इफिशिएंसी दी हुई है कंप्रेसर की 80%, और मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडर 85%। तो ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है, और इससे हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है, पावर रिक्वायर्ड और बोर और रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो डाटा गिवन है उसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये तो क्लियर हो गया कि आइसेंट्रोपिक लेकर चलना है हमें। तो आइसेंट्रोपिक मतलब 1 और 4 के बीच में ये प्रोसेस हमें करना है। तो आप देख सकते हो हमें पहली चीज़ लिखी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर को लिख सकते हैं हम P1 और P4, मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लेकर चलना है। तो हमें ये दिया हुआ है, गिवन लिख लेंगे, गिवन। तो ये दिया हुआ है हमें 5 बार, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है P2 और P3, मतलब 20 बार हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हो 20 बार हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर हीट एक्सट्रैक्ट 144 मिली जूल पर आवर। तो हीट एक्सट्रैक्ट की वैल्यू लिखते हैं Q4 से एक प्रोसेस के बीच में, मतलब पूरी साइकिल के प्रोसेस लिखेंगे हम। और 144 मिली जूल पर आवर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने की कोशिश करो, ये जो मिली जूल पर आवर है इसकी यूनिट नहीं है, जो इसकी हीट के एक्सट्रैक्ट कैपेसिटी है इसकी ये यूनिट नहीं है। तो हमें इसको पहले यूनिट कन्वर्ट करना होगा। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 144 हमें इसको मिली जूल को लेकर आना है किलो जूल में। मिली जूल से किलो जूल में लाने के लिए 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अपॉन में देखोगे आप ये आर है, आर को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये यूनिट आपको कन्वर्ट हो गया है किलो जूल पर मिनट में। और इसको अगर आप सॉल्व करके लाकर आओगे तो ये आएगा आपका 2400 किलो जूल पर मिनट। तो टोटल हीट एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो वो आ चुका है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर द एयर एंटर्स एट द कंप्रेसर एट 6 डिग्री सेल्सियस। तो कंप्रेसर में जो आपका टेम्परेचर एंटर करता है वो आपका 6 डिग्री सेल्सियस है। तो वो होगा आपका T1 है आपका 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो 273 ऐड कर दूंगा, इसमें 273 ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 279, ये आपका केल्विन में
आ जाएगा वैल्यू। और उसके अलावा हमें दिया हुआ है 20 बार एक्सट्रैक्ट, तो 20 बार है तो ये वैल्यू होगी आपकी T3 की वैल्यू ये होगी आपको, जो कि आपको मिला हुआ है 20 डिग्री। आप यहाँ पर सेकंड टेम्परेचर देख सकते हो, द एक्सपेंडर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका वैल्यू होगा T3 की। तो T3 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, हमें T3 की वैल्यू दी है 22 डिग्री सेल्सियस में, और इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 273 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। T3 की वैल्यू हो जाएगी आपका 295 केल्विन, ये मेरी वैल्यू T3 की हो जाएगी। और उसके अलावा हमें देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑपरेटर्स एट 320 RPM, तो जो आपका यूनिट ऑपरेट करती है वो 320 चक्कर पर मिनट के हमें देती है। जो आपका ये पूरी यूनिट है, पूरा सेटअप है, 1 मिनट में 320 चक्कर आपका रोटेट करती है, तो ये भी हमें दिया हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, n = 320 RPM, ठीक है। और उसके अलावा कैलकुलेट ये दिया हुआ है, सी पॉइंट में देखो, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इन टन्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री पर डे, तो देख सकते हो आप, द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल, तो इसका और भी डाटा दिया हुआ है। स्ट्रोक फॉर डबल एक्टिंग कंप्रेसर्स, तो डबल एक्टिंग कंप्रेसर सिस्टम है ये, तो यहाँ पर एक्सपेंडर की लेंथ दी हुई है, L है 300 mm में है ये, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो L की वैल्यू हो जाएगी 0.3 मीटर। तो देख सकते हैं ये सारा डाटा मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब ड्रॉ करते हैं हम PV और TS डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डाटा। तो इस दिए हुए डाटा के अनुसार हम PV और TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं PV और TS डायग्राम। ये B और ये आपका P, ठीक है। और उसके अलावा TS डायग्राम, TS डायग्राम, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है। तो PV की पहले बात करते हैं, PV कैसे ड्रॉ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, और इस तरीके से ये चलने वाला होता है, ठीक है। 2 पॉइंट तक जाता है ये, 2 से 3 इस तरीके से चलेगा, और फिर अगर मैं इसको 3 से 4 लेकर जाऊँ तो 3 से 4 इस तरीके से ये आने वाला होता है, 3 से 4 ये हो गया। और 4 से 1 तक लेकर जाऊँ मैं तो 4 से 1 तक इस तरीके से ये आपका PV डायग्राम ड्रॉ होता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रेशर की अगर बात करते हैं तो प्रेशर यहाँ पर इस पोजीशन पर, इस वाली स्टेज पर P2 और P3 एकदम सेम रहेगा, और यहाँ पर P4 और P1 एकदम सेम रहेगा। इसी के हिसाब से हम आगे वर्क करेंगे। और TS डायग्राम की बात करें तो TS डायग्राम आपका इस तरीके से बनने वाला है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। TS डायग्राम सिंपल है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनता है ये। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपका 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 1 ये वाला प्रोसेस आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये सारी स्टेज पर अलग अलग रहेगा, कोई भी टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। यहाँ T2 रहेगा, यहाँ T3 रहेगा, और यहाँ T1 रहेगा, और यहाँ की बात करें तो T4 यहाँ का टेम्परेचर आपको मिलेगा। और अगर एंट्रोपी की अगर बात करें तो एंट्रोपी इस पॉइंट पर आपको S3 और S4 की आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो S1 और S2 की एंट्रोपी आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है एग्जाम में, ये कंपलसरी है। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, केवल आपको आधे ही नंबर मिलेंगे अगर ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर A डिस्कस करते हैं, जिसमें हमसे पूछा है पावर रिक्वायर्ड। तो पावर रिक्वायर्ड का पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, पावर रिक्वायर्ड होता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करेंगे। पावर रिक्वायर्ड क्या होती है हमारी,
पावर रिक्वायर्ड होता है आपका एम ए इंटू डब्ल्यू नेट अपॉन 60, ठीक है। तो ये हमें सारी चीज़ें निकालनी है, हमें एम ए निकालना है और डब्ल्यू नेट मतलब टोटल वर्क डन हमें निकालना है, ये तभी हमारी पावर मिल पाएगी। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालते हैं एम ए के लिए सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो एम ए निकालने के लिए हमें पता है आर पी की वैल्यू क्या होती है, जो प्रेशर रेशियो होता है, मैंने भी आपको निकाल कर दिखाया था। प्रेशर रेशियो जो होता है P2 अपॉन P1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या P3 अपॉन P4 इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, P2 अपॉन P1 की वैल्यू दी हुई है 20 अपॉन 4, 4, ठीक है। ये प्रेशर रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। और हमें एक और रिलेशन पता होता है, प्रोसेस 1 से 2 की अगर हम बात करें तो T2 अपॉन T1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर पी और आर पी की रिलेशन आपको पता होगा गामा -1 अपॉन गामा, और यहाँ पर आर पी की वैल्यू निकल कर आई है 4, 1.4 -1 अपॉन 1.4, तो 4 0.4 अपॉन 1.4, T2 अपॉन T1 की वैल्यू ये आएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, T2 ओवर T1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1.486 सॉल्व करने के बाद। और हमें पता है T1 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो T2 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो T1 की वैल्यू मेरे को 279 इंटू 1.486, तो T2 की वैल्यू मेरे को मिलेगी 414.6 केल्विन। ये मेरे को T2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो आप कैलकुलेशन करते हैं T4 के लिए, आप देख सकते हो हमारे पास T2 है, T1 है, T3 है, लेकिन हमारे पास T4 नहीं है। T4 निकालने के लिए हमें एक और रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे निकालते हैं T4। तो T4 निकालने के लिए T3 ओवर T4, तो ये रिलेशन आपको पता ही होगा, T3 ओवर T4 जो कि स्टार्टिंग में लिखा था। आरपी की वैल्यू गामा -1 अपॉन गामा इस तरीके से निकाल देंगे। हमें चाहिए T4 की वैल्यू, तो T4 की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन सब के वैल्यू रख लेते हैं। T4 की वैल्यू आएगी आपका T4 295, इसकी वैल्यू आ जाएगी T3, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता ही होगा ये वाली वैल्यू आती है, तो इस वैल्यू को रख लेते हैं 1.486, ये आपको वैल्यू मिलेगी आरपी की टोटल सॉल्व होने के बाद। और इसको सॉल्व करेंगे तो T4 की वैल्यू आएगी आपको मिलेगी 198.5 केल्विन, ये आपको वैल्यू T4 की मिलेगी।